हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी जो है एडवोकेट हैं जयपुर से। ब्रजेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्राइसिस चल रही है और लड़ाई चल रही है हर जगह। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप देखें तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इस समय दिल्ली में भी बढ़ चुका है। दिल्ली में क्या हुआ है आज कि जावेद अख्तर के पास 2 लोग आए, उन्होंने उसको भरी क्लिनिक में जाके गोली मार दी। तो दिल्ली में भी बेखौफ है लोग। यहाँ तक कि दिल्ली में कई जगहों पे वारदात हुई है। दीपक गुलाटी जो थे एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इंटरनेशनल, वो भी उगराही करता है और वो भी लड़ाई कर रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि क्राइम रेट हर जगह बढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कल्याण जी से, कल्याण जी आप बताएं कि ये जो क्राइम रेट दिल्ली में ऊपर चला जा रहा है, यहाँ तक कि ऊपर राजधानी है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सारे मतलब प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठते हैं, पूरे लोग वहाँ बैठते हैं लोकतंत्र के। तो क्या ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है क्योंकि लोगों के नीचे क्राइम हो रहा है और पुलिस वाले बेखौफ हैं इससे? जी कल्याण जी। नमस्कार पहले सबको। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए साहब, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने सारे पुलिस वालों को भ्रष्टाचार बना दिया। पॉलिटिकल सिस्टम की वजह जी से ही सारे क्राइम वाले जो जो क्राइम कर रहे हैं वो लोग निर्भीक होकर जी क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पॉलिटिकल प्रेशर में उसको छोड़ना पड़ता है, या पॉलिटिकल प्रेशर में उसको लिंगरोन इतना कर दिया जाता है कि उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए एक सिस्टम इस तरह जी का कर दिया गया अभी कुछ सालों में कि क्राइम होता है और उसको पॉलिटिकल लोग बाग अपना प्रेशर डाल के उसको या तो छुड़ा लेते हैं या उसको बरी करवा लेते हैं। अभी रिसेंटली जैसा कि एक डॉक्टर जो है उसके पास में 2 व्यक्ति गए, इलाज के बहाने गए, अंदर एंटर हुए और उसको गोली मार दी। इसी के जी साथ साथ में रिसेंटली अभी एक वाकया फिर हुआ है दिल्ली में कि एक आइसक्रीम वाला जो बेचारा फुटपाथ पे गरीब आदमी रोड पे आइसक्रीम का अपना ठेला लगा रखा था, वहां पर 2 आदमी आए और उन्होंने उसको डायरेक्ट उसके सर में गोली मार दी। तो गरीब आदमी का वहीं पे डेथ हो गई उसकी, और उनका कोई मतलब गुनाह नहीं था, कुछ नहीं था, खाली रोड पे आए और उसको गोली मार दी। तो ये पुलिस का जो एक डर था ये खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल लोग बाग लोगों को पनाह देते हैं और वो इनका बचाव करते हैं और अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो ये पार्टियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये मेन कारण है क्राइम को बढ़ाने का। और धीरे धीरे करके ये क्राइम और बढ़ता जा रहा है, पुलिस निसहाय और निस्तेज हो रही है। वीडियो टीवी में दिखाया जा रहा है, पुलिस वाले के सामने एक आदमी को 4 आदमी मिलके मार रहे हैं, पुलिस वाला वहां पर खड़ा है मगर उसका कोई बचाव नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग बाग जो है किसी एक बच्चे को पकड़ के बुरी तरह से पीट रहे हैं और उसके कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो पैसे वाला है, जो दबंग आदमी है, जिसका पॉलिटिकल थोड़ा बैकग्राउंड है या पार्टियों से जुड़ा हुआ है, वो आदमी निष्फिकर होकर क्राइम कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, रेप कर रहा है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे बाबा राम रहीम जी जो है 6 बार पैरोल पे निकले हैं। जैसे ही इलेक्शन आते हैं उनको पैरोल दे दी जाती है। तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्रिमिनल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इलेक्शन के टाइम पे पार्टियां अपना फायदा उठाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए या पैसों के लिए ऐसे लोगों को पैरोल दिलवाती है। और हमारी जुडिशियल, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए भी कि हम इस तरह के लोग बाग जुड़ गए हैं जो रिटायर होने के बाद पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो जज की पोस्ट पे है, जो डिसीजन देते हैं, किसी को पैरोल देते हैं, किसी को सजा देते हैं और रिटायर होने के बाद में किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो एक तो मेंटलिटी शो करती है कि वो व्यक्ति जो फैसला दे रहा है, जजमेंट दे रहा है,
उसकी मेंटेलिटी किस तरह की है और वो कैसा फैसला देगा। तो ये धीरे-धीरे करके सिस्टम इतना बिगड़ता जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस कल्याण है। जी, 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 जी। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। कल्याण जी, इस समय वहां पे आप आदमी पार्टी की आतिशी मार्लिना वहां पे बनी है चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। तो ये जी, आप आदमी पार्टी के लिए वहां पे क्या है इस समय, वो क्या कर रही है? आतिशी मार्लिना क्या कर रही है वहां पे? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा जी, कि पुलिस जो है, पुलिस जो दिल्ली की पुलिस है, वो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो चाहेंगे वही उनको किया जाएगा। आम आदमी पार्टी भले ही वहाँ पे रूल कर रही है या किसी जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बनी है, बाकी आतिशी इतना महत्व नहीं रखती जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट महत्व रखती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर उनको निर्देश मिलेंगे, पुलिस वैसा ही काम करेगी, उसी ढर्रे पे चलेगी। चाहे से आतिशी कितने ही अपने फरमान देती रहे, कितने ही आप अपने डिसीजन देती रहे, बाकी उसको लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग जरूरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जी, सहयोग नहीं दे तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। और आतिशी के जो स्टेटमेंट है या जो उनका डिसीजन है वो धरे के धरे रह जाएंगे। चलो, इसलिए मैं ठीक चाहूंगा ठीक है, मैं आपके सेंट्रल पास वापस आऊंगा। गवर्नमेंट। कल्याण जी, मैं आपके पास वापस जी, आऊंगा। एडवोकेट ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। एडवोकेट ब्रजेश जी, इस समय जो क्राइम, एडवोकेट ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है सर। जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, जो इस समय क्राइम रेट दिल्ली में बहुत ज्यादा टॉप पे चला गया है, एक्सटॉर्शन मनी भी वहां पे लोग ले रहे हैं और बेधड़क जो है वहां पे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, इसका क्या एक कारण हो सकता है? क्या वहां पे राजनीति खत्म हो चुकी है क्या? जी, थैंक यू सर, थैंक यू और आप सभी को प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी प्रणाम। मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा पहले सर बैकग्राउंड में, ये क्राइम रेट के जी, बारे जी, में तो बताएं। आदरणीय आदरणीय कल्याण जी ने बताई थे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है माहौल को खराब करती हैं और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने एक बात कही सर जो कि नोटिस करने वाली उन्होंने बोला कि जो जज होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियन बनते हैं। क्या आपने बात जी, नोटिस की थी सर ये बात? बिल्कुल मैं सही आपको एक है। बात और दोनों ही बातें पॉलिटिकल पार्टीज माहौल खराब करती हैं और जो जुडिशरी में होते हैं वो जो न्यायपालिका से लोग जुड़े कार्यपालिका उसमें विधायिका में चले जाते हैं, विधायिका से जुड़े न्यायपालिका में चले जाते हैं। सही बात बोली इन्होंने, हमारा संविधान जो बताता है कि भाई न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों अलग-अलग होनी चाहिए, तीनों का काम अलग-अलग है। और ये एक-दूसरे के साथ में मंगलक नहीं होनी चाहिए, एक-दूसरे के कार्य में दखल ना दें। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो सांसद होते हैं वो वकील हैं और जो वकालत करते हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं। जी, जी, इन्हीं के ही पार्टी के माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में वकालत भी कर रहे हैं और वो जो आपके राजनीति में भी जी, फिर ये न्यायपालिका विधायिका दोनों अलग-अलग कार्य कैसे हुए? माननीय अमित साहब जो कि 2 बार मंत्री रहे 2004 से 2014 तक अर्थात वो विधायिका के पार्ट रहे, वो कानून बनने वालों में रहे, लॉ मेकर में रहे वो और वो जो है वकालत भी कर रहे हैं। मतलब संसद में वही कानून बनाते हैं और उसी कानून को बनकर के गलत सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो ये जो है ये मैं आपको सर ऑन द स्पॉट सिद्ध कर रहा हूँ कि नेता किस तरह से सर वो दोनों तरफ से जो है खाते हैं। वहाँ भी सैलरी उठाना और यहाँ पर क्लाइंट से पैसे लेना और सेम चीज़ के लिए एक कानून संसद ने बनाया, कोई नियम संसद ने बना दिया, तो वो वहाँ तक तो सही है, उसमें तो साइन करके आ गए और उसी नियम को फिर आप चैलेंज कर रहे हो कोर्ट में और उससे फिर आप पैसा ले रहे हो। ये दूसरा अभी सर मैं आपको बताऊँगा कि क्राइम जो है रैपिड तरीके से क्यों होता है, इसकी एक क्रिमिनोलॉजी होती है सर।
जो लॉ का पार्ट होता है क्रिमिनोलॉजी, जैसे आपका सोशियोलॉजी जी सोसाइटी को बताते हैं, है ना सर? जी जूलॉजी आपके जो जू के बारे में बताती है, क्रिमिनोलॉजी क्राइम के बारे में बताती है, उसके बारे में बताऊंगा। पर जो पार्लियामेंटेरियन की बात बता देता हूँ सर आपको मैं सर, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है 1918 से 1993 तक जिनका जीवन काल रहा, माननीय बहरुल इस्लाम जी, जो कि 1972 में 1972 में राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उनको सांसदी से इस्तीफा दिलवाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बनाया, जो कि सांसद होते हुए नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। विधायिका जो व्यक्ति विधायिका देख रहा है वो न्यायपालिका का नहीं देखता है, लेकिन बनवाया गया। अब मुझे ये बताइए सर कि वो कानून बनाने वालों में है या कानून व्याख्या करने वालों में है? खैर, जी अब हम आते हैं सर प्रेजेंट मुद्दे पर। प्रेजेंट मुद्दे पर आते हैं सर कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, इसका एक जो रियल प्रोटेक्टर अगर भारत में, मेरा सर करीब 40-42 वर्ष का उम्र हो गई है। इस जी आयु में मैंने जो चीज़ें देखी और मैं विशेष तौर पर 2004-2005 से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि जो आपकी जो सीबीआई है, वो पिंजरे का तोता है। अर्थात जो सेंटर की नेशनल लेवल की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आपकी, एक प्रीमियर एजेंसी माना जाता है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, टॉप लेवल की है। सीबीआई से ऊपर हमारे पास में इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए कोई बड़ी एजेंसी है ही नहीं कोई सर। नहीं अब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको इन्वेस्टिगेशन पैरट बता देता है सुप्रीम कोर्ट, और ये आज से नहीं, मेरा जब से याददाश्त है सर, उससे पहले भी बताया होगा। 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी, जब आपका ये 2G केस चल रहा था तब से बोली थी। और जी जी अभी रिसेंटली बीजेपी के कार्यकाल में ये बात बोली कि अरविंद केजरीवाल जी को जो जमानत दी थी, जी 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 आप जो है एक एग्जाम क्वालिफाई करके आते हो और आप कार्यपालिका हो, आप विधायिका नहीं हो। आपको पॉलिटिकल काम नहीं करना है, पॉलिटिकल मोटिव नहीं होना चाहिए काम करने का, आप एक कार्यपालिका हो और कार्यपालिका की तरह ही आपको काम करना है। तो जी सीबीआई को उस तरह काम करना है। यदि सीबीआई इस तरह से सोचेगी, तो फिर अब जो स्टेट पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? स्टेट पुलिस के पास में तो इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है, इतनी मशीनरी भी नहीं है। जो हमारे जो एएसआई, एसआई होते हैं, एसएचओ बैठते हैं थाने में, उनके पास में इतना बड़ा इक्विपमेंट नहीं होते, इतनी बड़ी मशीनरी नहीं होती है। वो नहीं देख पाते हैं। जब सीबीआई में आपको जो ऑल इंडिया लेवल से जब सिलेक्शन होता है, वो जब बायस्ड हो सकते हैं, वो जब पार्शियल हो सकते हैं, तो फिर स्टेट पुलिस भी को दोष देना इतना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, जी अब आते हैं क्राइम लेवल पर कि क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों होता है? देखिए सर, क्राइम भी कहीं और हेवन में नहीं होता, क्राइम एक सोसाइटी में होता है सर, हमारे समाज में होता है। और समाज का रहन-सहन कैसा है, उसका ढाँचा कैसा है, उसका कार्यप्रणाली कैसी है, कॉलोनी की बसावट कैसी है, कॉलोनी के रोड जो हैं, वो रोड कैसे हैं, आपके रोड पर स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, आपके रोड पर कैमरे वगैरह सीसीटीवी कैमरा कहीं चौराहे पर हैं कि नहीं, आपके रोड सीधे हैं टाउन प्लानिंग के हिसाब से। अब आप बोलोगे सर कि क्राइम का उससे क्या संबंध है, मैं आपको बता देता हूँ सर। टाउन जी जी प्लानिंग के हिसाब से रोड वगैरह सही हैं या आपकी कहीं संकरी गली बना रखी है, वो क्राइम का एक कारण है। दूसरा, जी जितने आपके फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से बने हैं या फिर ऐसे ही बने हुए हैं, 30 फुट रोड पर फ्लैट बना दिए, जहाँ पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पता ही नहीं है। करेक्ट वो एक क्राइम का कारण होता है। नेक्स्ट, आपके सिटी में हर व्यक्ति की जो पुलिस होती है, जहाँ पर जिस थाने के अंडर में वो आता है एरिया, उस थाने का बीट कांस्टेबल रेगुलर तौर पर उस एरिया में वेरिफिकेशन करता है कि नहीं करता है? आपको बता दूं जी सर, हर थाने में मैं आपको एग्जांपल अगर राजस्थान पुलिस का देता हूं, तो राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 और राजस्थान पुलिस रूल 2008 के तहत धारा 55 को पढ़ सकते हैं सर, जी सेक्शन 55 राजस्थान पुलिस का। उसके तहत ये है सर कि हर थाने में एक सीएलजी होगी, कम्युनिटी गूगल पर देखिए सब। तो समाज के उसमें लोग जी होंगे उसमें, और थाने में उसकी हर महीने और हर 2 महीने में
अलग अलग मीटिंग हुआ करेंगी और मीटिंग के आधार पर ये निर्णय होगा कि भाई कहाँ पर कोई सेंसिटिव जोन है कि नहीं, कौन कहाँ तो पर आता जाता है, कितने कूड़े कबाड़े वाले आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बाहर से आए, कितने लोग रेंट पर रह रहे हैं। जो रेंट पर लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। जो लोग करेक्ट। रेंट पर रहते हैं वो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट के साथ में बाकायदा नोटराइज्ड, जो नोटरी के द्वारा सत्यापन होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट का, उसके तहत हो रहा है, या फिर ऐसे ही लोग अपने कमरा लेके रह रहे हैं कहीं भी। क्योंकि जी मकान मालिक भी ऐसे कर सकता है ना सर कि पैसा आ रहा है उसको तो हर महीने। तो ये चीजें सर, ये क्राइम के फैक्टर होते हैं सर। ये मतलब आपको जो अपराध बढ़ाने और घटाने के ये भी कारक होते हैं। हालांकि इस जी पर सर जो एक्सपर्ट है उनके पुलिस की, वो उसको करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको जी लागू करे। तो क्राइम सर जो है कम हो जाएगा या घट जाएगा, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि जो कानून बनाए गए हैं, पुलिस कानून जो बनाया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से लागू हो। यदि मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देता हूं सर, राजस्थान में अगर जैसे सीएलजी है, हमने लड़ भिड़ के राजस्थान हाईकोर्ट से आदेश पारित करवा दिए कि आपके हर थाना स्तर पर और हर ब्लॉक स्तर पर, अगर गांव है तो हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सीएलजी होगी और उस सीएलजी की हर महीने बैठक होगी। ये आदेश करवा दिए। लेकिन अब क्या करते हैं सर पुलिस वाले, थाने में रजिस्टर में क्या करते हैं, सबने फर्जी साइन कर दिया, घुग्गी मार दी, बोले हो गया बस, बैठक हो गई। ठीक। कोरम पूर्ण करते हैं, कोरम केवल एक उसको केवल 5 लोग चाहिए होते हैं, तो 5 लोगों के फर्जी साइन कर दिया अलग अलग पेन से। ठीक है, ठीक है, आपके पास दोबारा आऊंगा। आपके होगी। पास दोबारा आऊंगा, आप बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं ब्रजेश जी। दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय ब्रह्मदत्त जी, जय 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 आप ये बताएं। सभी को जो है नवरात्रि के शुभ पर्व पर हार्दिक एवं शुभमंगल कामनाएं। जी आपको भी सब ब्रह्मदत्त पुरी जी जी, जी ब्रह्मदत्तपुरी जी ये बताएं कि दिल्ली में इस समय जो क्राइम रेट टॉप पे चला गया है और ये देखा जा रहा है कि वहां पे जो भी क्राइम हो रहा है वो दिन दहाड़े हो रहा है, रात को भी हो रहा है, दिन जी दहाड़े भी हो रहा है। यहाँ तक कि वहां पे जो क्राइम के तरीके हैं वो तरीके बहुत डिफरेंट है। अभी एक तरीका और क्राइम का चल रहा है दिल्ली में, जो है गला घोटू गैंग। वो 2-4 आदमी आते अच्छा जी हैं, एक आदमी का गला पकड़ लेते हैं और 2-4 जो जी जी आदमी दूसरे हैं, वो उसकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं और जब सब कुछ निकल जाता है तो उसका गला छोड़ देते हैं। जब उसका गला छोड़ देते हैं, वो आदमी बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। तो गला घोटू गैंग, यानी पर्दे के पीछे से गैंग, कपड़े जी फाड़ गैंग, डंडा मार गैंग, कितने ही गैंग इन लोगों ने बना रखे हैं। और क्राइम जो है इस समय जी जी दिल्ली में टॉप मोस्ट पे क्राइम चल रहा है, जबकि दिल्ली हमारी राजधानी है। वहां से ही लोग सेटरेट करते हैं क्या जी होना है क्या नहीं होना है। तो ब्रह्मदत्तपुरी जी आप बताएं, जी जी क्या हो रहा है देश में, क्राइम क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में, जी ये कैसे कंट्रोल होगा? जी जी क्राइम के 3 जी बताएं। कारण हैं जी। जी बताएं। प्रथम कारण ये है कि कुछ लोग जो है व्यवसायिक होते हैं। जी व्यवसायिक जिनको कहेंगे कि वो फलाना गैंग का है, ये गैंग का है, ये गैंग वार जो करते हैं, गैंग गैंग बनते हैं। प्रथम तो सबसे जी पहला वो ये है कि मर्डर क्यों होते हैं। दूसरा दूसरा होता है प्रतिशोध गैंग। तीसरा तीसरा होता है तीसरा गैंग ऐसा होता है कि वो मतलब शान शौकत का गैंग, यानी किसी को मार दिया तो वो हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे भी कर लेते जी हैं। अब जी उसमें जी इसलिए ये लोग, अब ये ऐसे ऐसे किस्म के लोग जुड़े होते हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, इस प्रकार का क्राइम करते हैं। तो उनका जो ये धंधा, अच्छा ये जो छिनौती करते हैं, चैन छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, ये कर लेना, इस तरह से जो कुछ कर लेना, हो सकता है कि उनके मनसा मारने की रही हो लेकिन बहाना बना दिया लूट पाट का ताकि हम भी बच जाए, नहीं तो मर्डर केस में उनको फांसी की सजा हो सकती है। जी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे उस गैंग को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें बना देते हैं कि वो ऐसा भी कर रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, देख लिया तो मोबाइल छीन रहे थे, नहीं देखा तो बस हो गया काम। ऐसा है, वो सब बातें बना रहे हैं, मोबाइल छीनने के बहाना है, वो उनका तरीका है मार देने का।
ये गैंग बहुत पहले से सक्रिय है, 2013-12 में भी ये गैंग का था। और केजरीवाल उसमें तो गैंग जो है प्रभुदत्त वहां जी पर दिल्ली में। जी जी प्रभुदत्त जी उस समय कच्चा गैंग था, बनियान कच्चा गैंग कहते थे उसको। जी। हाँ, जी हरिद्वार में भी हमने सुना कई बार, हम बाहर जब पंजाब थे तो हरिद्वार में भी कई बार सुना हमने कि कच्चा गिरोह, कच्चाधारी गिरोह बोलते थे। कैसे गिरोह, तो वो वो कच्चे कच्चाधारी पहन के गिरोह, आते थे और पूरे शरीर में तेल लगा लेते थे। जी जी जी, ताकि पकड़ में ना आए। तो पकड़ में ऐसे ना, जी भी रहे हैं बहुत प्रकार के इनके, कई किस्म के हैं। जैसे कोई जो है ना हमारी आर्मी ट्रेनिंग करके जाती है, ये भी ट्रेनिंग करते हैं, ये लोग ट्रेनिंग शुदा होते हैं, इनको इनकी सलाह होती है। और ये जो क्या होता है कि इनका बहुत बड़ा गिरोह नेटवर्क होता है, समस्त जाल बिछा होता है। कुछ जिला स्तर के होते हैं, छोटे मोटे जो गैंग होते हैं, लेकिन जो बड़े गैंग हैं वो राज्य स्तर पर, हर राज्यों से उनके जो है बड़े बड़े जी माफिया, बड़े बड़े जो है मर्डरी कतली जो है क्राइमर जो है जुड़े होते हैं। तो वो गैंगवार सिस्टम से करते हैं कि आगे वो उनका कांटेक्ट नेताओं से जुड़ा होता है। अब आपको हम बताएं कि ये जो क्राइम जी हो रहा है, ये बिना नेताओं के जुड़े नहीं होता है। इतना बड़ा क्राइम राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के जो क्राइम होते हैं वो कहीं ना कहीं टचिंग होती है उनकी, उन लोगों से अटैचमेंट वो से होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये करते क्या है कि इन कुछ कुछ राजनीतिक मनसाधारी भी ऐसा कर लेते हैं। अभी देखो बिहार में वो कौन सा नेता है, वो मार दिया उसको, सचिव था, हालांकि वो किसी भी पार्टी जी का था। हमारा मतलब ये है कि मतलब ये क्राइम तो हुआ है, पार्टी का कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, क्राइम तो हुआ है। और क्राइम इस तरह से किसी की जान ले लेना, किसी को अधिकार कानून नहीं देता है। कानून ये कहता है अगर कोई अपराध है, कोई विषय है, कोई बात है, तो आप जो है एफआरआई दर्ज करें, आप मामला दर्ज करें, शिकायत करें। इतने थाने भारत में बने, इतनी तनख्वाह उनको दी जा रही है, वो लोग ऐसे थोड़ी, सरकार उनको जो है इतना पे देती है, तो पेमेंट देती है तो इसी चीज के लिए देती है कि आप दर्ज करें। और जो ऐसे अपने हाथ से जो है क्राइम करते हैं और किसी को मार देना, जो अपनी एक बहुत बड़ी जो है वाई वाई समझते हैं, तो ये तो बिल्कुल मानवता का लक्षण नहीं है। ये जो है आसुर वृत्ति के लोग होते हैं, इनका लक्ष्य एक ही होता है बिग जी, इनका लक्ष्य होता है कि मार देना है, बस उनका एक ही मिशन होता है। वो व्यवसायिक जी लोग होते हैं, उनका तय होता है इतने करोड़ इतने लाख रुपए दे देंगे और आप उसको निपटा दीजिए। तो ये नेताओं के मिले जी बिना ऐसे इतने बड़े बड़े क्राइम थोड़ी होते हैं। अच्छा, एक है अंतर्राष्ट्रीय क्राइम, ये तो खैर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की हमने बात की। अंतर्राष्ट्रीय क्राइम क्या है कि जब वो दाऊद था तो दाऊद ने 500 कुछ क्राइम किए थे, 2005 में संख्या आई थी कि उसने 500 कुछ क्राइम कर लिए हैं, कत्ल। और उसने चैलेंज दिया था कि इतने जी लोगों को हम मार चुके हैं, इतने और मरवाएंगे हम। तो मतलब ये मार देने वालों के भी जो है बहुत बड़े बड़े जो गैंग के होते हैं, विदेशों में बैठे होते हैं, ये वहां से निर्देश देते हैं कि तुमने किस जी राज्य में किस जगह पर इस वक्त किसका कत्ल करना है। डॉक्टर का करना है, मंत्री का करना है, या किसी चपरासी का करना है, या किसी अधिकारी का करना है, मजिस्ट्रेट का करना है, मतलब इनको निर्देश देते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा, जैसे भारत सरकार में जो है ना सांसद और लोकसभा चलती है, इनकी भी बहुत बड़ी सभा होती है। तो क्राइम कोई अकेले कोई आदमी अचानक अपने आप नहीं करता। अब जो डॉक्टर मारे बचाओ, ये अभी बता रहे हैं उनको नाबालिग थे, अब नाबालिग थे, 15 हाँ 15 16 16 साल के, और उन्होंने पंद्रह मार सोलह दिया। साल के थे, और उनकी इतना डॉक्टर के पास दिमाग, गए, उन्होंने बोला डॉक्टर कहाँ बैठा है, पर्चा लिखवाना है। और वो भी यूनानी डॉक्टर थे, अख्तर साहब यूनानी डॉक्टर थे, जावेद अख्तर जी यूनानी डॉक्टर हैं, जी, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है आयुर्वेद बेचारा, आयुर्वेद उसके क्लिनिक में आयुर्वेद के, जाके हाँ। मार दिया गोली। जी 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 जी। अब अब मैं पूछना आपको ये चाहता बताएं कि हूँ, अब जो है क्राइम करने वाले, जी बोले बोले। जी, क्राइम करने वालों ने जो है तरीका अपना लिया है दूसरा, कोई मीडिया बन के जाएगा, कोई बाइक बन के जाएगा, अब मतलब कुछ दूसरा ढूंढा उन्होंने, ताकि मतलब जो है जल्दी से हमको शनाख्त कर सके, पकड़ में ना आए। तो वो कोई मरीज बन के जाएगा, कोई मीडिया वाला बन के ठीक है जाएगा, ब्रदर जी, मैं कोई आपके पास मतलब दोबारा आता हूँ। जिस रूप में आपका ऑडियो भाग रहे गड़बड़ हो रहा वो। है, आपका ऑडियो गड़बड़ है, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। कल्याण जी से पूछ लेते हैं। तो कल्याण जी आप ये बताएं कि जो जी जी गैंग के जो हेड पकड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट देश, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक गैंग वॉर का हेड बना हुआ है जयपुर में, वो है, और लॉरेंस गैंग का कहते हैं बाहर यहीं से बैठा हुआ ऑर्डर देते हैं
और बाहर से ही वो करते हैं कैप्चर्ड और बाहर से ही गोली मार के पैसे लेते हैं। क्या ये जो गैंग है, बड़े-बड़े गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या ये ऑर्डर्स कैसे देते हैं? इसका मतलब ये है कि पुलिस का तंत्र गड़बड़ है, जेल से ही निकल जाते हैं ऑर्डर्स और जेल से ही लोगों को यहाँ से हिदायत दे दी जाती है और गैंग वार जो है अंदर बैठे हुए ये लोग चलाते हैं। जी, कल्याण जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी जेल में है और पुलिस कस्टडी में है, वो आदमी वहां से ऑर्डर देता है। इसका मतलब है कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है या वहां का जेल प्रहरी है या उनके जो इंचार्ज वगैरह है, उन लोगों के साथ में उनकी साठ-गांठ है, क्योंकि उनके बिना बिल्कुल तो सही है। आदमी बाहर नहीं निकल सकता। तो वो जो ऑर्डर बिल्कुल। देता है, तो या तो ये है कि उसको कहीं हाई लेवल पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रेशर रहता है जेलर पे, या फिर ये है कि जेलर उसके साथ में मिला रहता है। तो एक ये जी, सोची समझी रणनीति के थ्रू ये क्राइम होते हैं, बड़े क्राइम है और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। जैसा कि लॉरेंस जी, गैंग का आपने जिक्र किया, और लॉरेंस गैंग एक ऐसी गैंग है जो विदेशों को किसके तार बंधे हुए हैं। लॉरेंस गैंग ने ही सलमान खान के बंगले पर गोली चलाई थी और कुछ पैसों की डिमांड करी थी। उसके साथ साथ में जी, जयपुर में भी कुछ इस तरह के क्राइम किए हैं। तो ये तो है बहुत बड़े क्राइम। बाकी जो छोटे क्राइम है, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि हर थाने में सीएलजी मेंबर होते हैं। मैं भी मेरे थाने का सीएलजी मेंबर हूँ। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है, सीएलजी मेंबर बदल देते हैं। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कुछ कांग्रेस के गवर्नमेंट वॉलंटियर्स सीएलजी मेंबर थे, उनसे सलाह लेते थे, मीटिंग करते थे और पूछते थे कि कौन से मोहल्ले में कौन सा नया आदमी आया है या उसकी क्या एक्टिविटीज है या उसकी गतिविधियां क्या है। वो जैसा ही गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कांग्रेस में जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, उनको आउट करके बीजेपी के कुछ मेंबर्स लगा दिए जाते हैं। और वो लोग बाग जो है ना, उसी तरह के लोगों का नाम लेते हैं जो उनके एंटी होते हैं। जो कांग्रेस के एंटी बीजेपी वाले थे, उनका कांग्रेस वाले नाम लेंगे, जो कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी वालों का नाम लेंगे। तो जो चीजें हैं ये इस तरह की है, क्योंकि जो शिकायत करता है, कमियां जो ढूंढता है दूसरों में ढूंढता है, अपने लोगों में नहीं ढूंढेगा। क्योंकि हम लोग बाग भी जैसे ढूंढते थे, तो जो मिलने वाला तो होता था उसका नाम नहीं लेकर किसी दूसरे का नाम लेते थे कि अब ऐसा है, ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है। तो ये चीजें चली जा रही है। साथ ही हमारे हायर लेवल के जब पॉलिटिकल में उनका एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि बीएचयू में एक बालिका के साथ, एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ और उसके 3 एक पार्टी के साथ में कार्यकर्ता पकड़े गए। तो उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने विरोध किया था, उन 13 छात्रों को आज निलंबित कर दिया गया है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो 13 छात्र जो है उस वक्त जो है न्याय की मांग कर रहे थे और वो उस छात्रा के साथ में जो गैंग रेप हुआ उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। मगर आज जैसे ही वो 3 छात्र जमानत पे छूट के आए, उनका एक पार्टी ने बहुत बड़ा वेलकम किया और वेलकम करने के बाद में आज जो है 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन छात्रों का सिर्फ गुनाह ये था कि उन्होंने न्याय की मांग करी। वो किसी की बहन बेटी थी या किसी के साथ पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने न्याय की डिमांड करी, तो उन लोगों को आज रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो न्याय करता है उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगा, तो हम लोग बात सुरक्षित रहेंगे। अगर आजकल जो है डिमांड तो करते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, तो उनको बाद में रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है या दूसरे तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। वो गुनहगार है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उसको जो है, और खास तौर से मैं ये कहता हूँ, जितने भी नेता लोग हैं, पॉलिटिकल लोग बाग हैं, वो लोग बाग संरक्षण देते हैं और क्राइम करते ही वो लोग बाग फोन करते हैं संबंधित थाने में, ऐसे को फोन करते हैं कि ये मेरा आदमी है, इसके साथ में कोई वोटर है, ये हमारी पार्टी से रिलेटेड है, आप इसके साथ में कोई इस तरह की धाराएं नहीं लगाए, अन्यथा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे।
तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल चीजें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल वीक करती है, कमजोर करती है। तो कहीं ना कहीं जाके हमारा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा तो हम लोग बात सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज ये इस तरह से डर्रा चलता रहेगा और जिसकी अप्रोच होगी, जिसकी लाठी होगी, उसकी भैंस होगी, वो वाला सिस्टम जो है चलता रहेगा और हम लोग बात पिसते रहेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि इस पे कंट्रोल करना चाहिए और एसएचओ और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे और पार्टी पॉलिटिक्स वालों को चाहे किसी का भी हो उसके निर्देश नहीं माने, उसके प्रेशर में नहीं आए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा तो ये चलता ठीक है रहेगा और चल रहा है। ठीक है ठीक है, आपका दोबारा आऊंगा एडवोकेट साहब। ये देखा ये गया है कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं पुलिस की छत्र छाया में या पुलिस के नीचे, जैसा कि हमारे कल्याण जी ने अभी बोला है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका संरक्षण है, यानी राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसी क्या चीज है क्राइम करने वालों को जो पाला जाता है भारत में, उनको क्यों नहीं यहां से देश निकाला दे दिया जाता? क्राइम छोटा हो या क्राइम बड़ा हो या बुरा हो, वो क्राइम को अगर ये लोग नहीं खत्म करेंगे तो जैसा आपने बताया क्रिमिनोलॉजी तो बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और अगर ग्राफ बढ़ेगा तो देश में उन्नति कहां से होगी? लगता है वो हमसे आउट हो गए हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मदत्त जी आप भी बताएं कि क्राइम इतना रेट बढ़ रहा है भारत में, यानी भारत में क्या दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, यानी बेटी भी सुरक्षित नहीं है अभी, वहां निकलते हुए लोग डर रहे हैं। जी ब्रह्मदत्त जी। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ का जो है वहाँ का सत्ता शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कैसा है। बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी होती है। तो जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से वहाँ का सिस्टम जो है दिल्ली का बहुत सा गड़बड़ा गया है। और जब शीला दीक्षित जी थी खैर तब भी ऐसा इतना होता तो था, लेकिन फिर भी इतना नहीं। लेकिन अब ये केजरीवाल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। 8 साल में बहुत कुछ हुआ है वहाँ। तो आगजनी हुई है और मिनी पाकिस्तान हुआ है और कई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह जैसी घटनाएं वहाँ हुई हैं उस सत्ता के अंतराल में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक राजनीतिक डोज अपराधियों को राजनीतिक डोज मिलता रहेगा तब तक ये फल फूलते रहेंगे। तो राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक डोज। अब राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं कि इनके बिना हमारी राजनीतिक सफल नहीं है। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो है साफ साफ निर्देश दिया है कि कोई क्राइम करेगा किसी भी प्रकार से वो करेगा नहीं जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं तो यहाँ तो सड़कों में दिन दहाड़े जो है लड़कियों को फपतियां कसते थे, गालियां गाड़ते थे, जो मर्जी बोलते थे। तो ऐसा अब नहीं है, पहले जो था बहुत काफी बदलाव। तो सभी राज्यों में ऐसा होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज्यादा निष्कृष्ट श्रेणी का उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे उत्तम प्रदेश भारत में सभी को बनाना चाहिए। मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी शासन और प्रशासन को चौबंद ऐसे उत्तर प्रदेश की तरह करना चाहिए। ठीक है ब्रह्मदत्त जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। तो हमारे से जुड़ चुके हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट जी बताएं, एडवोकेट जी बताएं, आप बोले। जी देखिए सर कि जो आप मैंने पहले बताया था एक बात कि सर हर जगह हमारे थाने में सीएलजी जी, इस पर माननीय कल्याण साहब ने जो प्रतिक्रिया दी कि साथ थाने में बीजेपी के और कांग्रेस के लोग लग जाते हैं, सरकार बदलती है, लोग बदल जाते हैं। मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा, पर्सनल आग्रह है ये, मेरा कोई पॉलिटिकल आग्रह नहीं है कि आप सीएलजी के मेंबर रहे हैं, आपने क्या कभी ये पूछा कि हमारा दायित्व क्या है? करेक्ट जी, कल्याण जी जवाब दें। मेरा चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है? यदि है तो उस आदेश की एक सेकंड वर्बली बता दिया होगा कि आपका ये ड्यूटी है, आपका वो ड्यूटी है। क्या आपने पूछा कि भाई आदेश की प्रति दिखाइए? करेक्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो पुलिस हेडक्वार्टर वहां से पूरे राजस्थान में 2 कमिश्नरेट में राजस्थान में जयपुर और जोधपुर और बाकी जो है आपके जितने भी जिले हैं सब एसपी को लेटर गया हुआ है
कि सीएलजी क्या ये ड्यूटी होगी और सीएलजी में ये मेंबर होंगे और ये मेंबर नहीं होंगे, और उन मेंबरों का जो है हर प्रतिवर्ष वो रिटायर होंगे, उसके 1/3 मेंबर, ये सारा उस लेटर में लिखा हुआ है। इसको मैं विस्तृत तौर पर नहीं बता सकता, तो मैं माननीय कल्याण जी से कहना चाहता हूँ, आपका जो थाना है आज ही आप उससे पूछिए। पहला उत्तर, यदि थाना नहीं देता है आरटीआई से मांगिए कि सीएलजी का जो ड्यूटी होती है उसके संबंध में क्या आदेश है, राज्य सरकार का या फिर पुलिस का क्या आदेश है, उस आदेश की प्रति बताइए। उस प्रति में आपको मालूम चलेगा। ब्रजेश जी, उस आदेश सीएलजी पे हम फिर कभी ले लेंगे। ब्रजेश जी, सीएलजी पे फिर कभी ले लेंगे। इस समय आप क्राइम रेट के बारे में बताएं, क्योंकि क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहता हूँ सर, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जी। जो क्राइम रेट है, तो क्राइम होने का कारण ये है सर कि कभी भी बीट जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन करती है बीटों सीएलजी की की जिम्मेदारी रिपोर्ट क्या है? साथ में, इसलिए बोल रहा हूँ सर, सीएलजी बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो नहीं सीएलजी नहीं, के जो मेंबर आपका कहना लोग सही है, रहते हैं, आपका कहना सही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे, ये पार्ट पूछना है, चाहता ये हूँ इसका बुनियादी। हिस्सा है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, क्राइम का रोकने का एक हिस्सा है। ये प्रिवेंशन इज करेक्ट, बेटर देन बिल्कुल क्योर। जो क्राइम हो आप रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर पुलिस सक्षम है तो आपके क्राइम जो है ड्रास्टिकली डाउन होंगे। उत्तर प्रदेश जी इसका एग्जाम्पल है। जी ब्रजेश जी, जी सर। ब्रजेश जी यही तो पूछ रहे हैं कि जो कि क्राइम रेट जो है, पुलिस अगर सक्षम है तो क्राइम रेट को बिल्कुल कम होना चाहिए और पुलिस पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस इस समय जो भी है, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी सिटी की है, वो टेंशन उनको कितनी होती है? 12-12 घंटे, 24-24 घंटे पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। वो क्या पकड़ेंगे अपने क्राइम जो कर रहे हैं उनको क्या पकड़ेंगे? अगर क्राइम वालों को पकड़ते भी हैं तो उनको नींद आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। देखिए जो पुलिस तो फिर आप बताएं। पुलिस जब सरकार चेंज होती है, हमेशा सरकार अपना एक सर एजेंडा लेके आती है, जिसको जो जी चुनावी घोषणा पत्र बोलते हैं ना सर, जी जी जिसको चुनावी घोषणा पत्र बोलते हैं, वो जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो का मतलब है सरकार की ये प्राथमिकता होंगी, और वो करेक्ट। प्राथमिकताएं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस के लिए क्या प्राथमिकता है सरकार की, वो सरकार जो है चेंज होते ही सरकार उसको, जो वो आपके जो डीजीपी पुलिस है, उनको दिया जाता है कि हमारी ये प्राथमिकता रहेगी, हमारे कार्यकाल में पुलिस को ये कार्य करना होगा और पुलिस को इतने लेवल तक सख्त होना होगा। तो वो पुलिस फिर जी उसी के अनुसार कार्य करती है। पुलिस ऐसा नहीं सर अपने मन से कार्य कर रही हो, क्योंकि डीजीपी को सर ऊपर शासन में रिपोर्ट देनी होती है, तो मिनिस्ट्री में रिपोर्ट देनी होती है, होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं डीजीपी कि भाई हमारे यहाँ पर ये क्राइम हो रहा है, हम इसके लिए क्या करें। जब खुली छूट दी जाती है पुलिस वालों को कि भाई ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन क्राइम कम होना चाहिए, मतलब देखभाल के पावर एक्सरसाइज करने के लिए, तो सरकार की कितनी प्राथमिकता है उसके अनुसार पुलिस कार्य करेगी। इसके लिए इसका अर्थ ये हुआ सर कि हमारी जो भी सरकार आती है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जीरो क्राइम रेट। जब जी जीरो क्राइम की सरकार की प्राथमिकता होगी तो पुलिस आपकी उसके अनुसार कार्य करेगी। उसी के अनुसार सभी थाना अधिकारियों को, सभी पुलिस मुख्यालय को, आपके जो जिला स्तर पर पुलिस को वही निर्देश दिए जाएंगे और पुलिस उतनी ही कठोरता से कार्य करेगी। और यदि आपके जो अनिवार्य नहीं है इतना लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिस उसके अनुसार कार्य करेगी। आपको जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए सर टुवर्ड्स द क्राइम। आपके अपराध के प्रति आपकी क्या नीति है, ये सरकार के पे डिपेंड करता है सर। जी जी, सर आपके पास दोबारा आऊंगा, आपका दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्त जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका सुन लें। हाँ ब्रह्मदत्त जी बोले आप। जी जी ब्रह्मदत्त जी बोले, कुछ बोल रहे थे जी, आप। हम ये कह रहे थे, आप ब्रजेश जी से ये पूछना चाह रहे थे कि जी वाकई पूछिए। में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि उसमें चेंजिंग की जाए या उसमें कुछ बदलाव किया जाए? तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वहाँ शिफ्ट होती है, शिफ्ट के सिस्टम में ड्यूटियां होती हैं, और आपने कई जगह देखा है गाड़ी और जिप्सी में जाकर के पुलिस वाले उनको उतारते हैं, वो थाना अंतर्गत उनको छोड़ने जाते हैं, फिर हर चौक में उनको छोड़ देते हैं। सिस्टम में ये है कि सबकी ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से है, और बहुत बड़ा हाई फाई कोई क्राइम हो गया तो तब सबको 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, वो तो जनरल बात है।
तो इसलिए अब ये हो गया कि अब जो जिसका जो बीट है, बात है कि भाई अपने अपने बीट में सबकी जवाबदेही होगी कि तुम्हारे बीट में क्राइम हुआ है, तुम्हारे बीट में ये सब सिस्टम हुआ, तुम कहाँ थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, तो उनको उपस्थिति दिखानी पड़ेगी, अपना कारण बताना पड़ेगा, उसमें उनकी जवाबदेही बन जाती है। अगर प्रत्येक बीट के जो है इंस्पेक्टर, दरोगा और जो सिपाही हैं वो सक्रिय हो जाएं तो क्राइम में बहुत कुछ जो है रोक प्रतिरोक लग सकती है। दूसरी बात है, यहाँ पर सरकार ने भी अब जो है 112 इस तरह की जो है एक नंबर निकाला है, तो उसमें जब कहीं पर भी वो, अब मैं देखता रहता हूँ, वो अपनी जीप में गश्त करते रहते हैं उस गाड़ी में, और उनके ऊपर चैनल वगैरह सब लगे होते हैं, तो वाकी टाकी एकदम पकड़े ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई बात ना हो, वो तुरंत आ जाते हैं। यहाँ बहुत सक्रिय ढंग से काम किया जा रहा है, तो इस तरह से। और पहले क्या होता था कि पुलिस की गाड़ी में अपराधी को बचाने के लिए वो चुपके से ले जा लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अपराधी को लेने जाती है वो गाड़ी उसको पकड़ के ले जा लेती तुरंत। तो ऐसा हमारा अब भी मैं दोहरा रहा हूँ कि जैसे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया है, इसी प्रकार से जो है सभी राज्यों को जो है सीख लेना चाहिए। बहुत कुछ यहाँ पर जो है बदलाव आया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, रही बात, अब आप कह रहे थे कुछ लोग संशय करते हैं, शक की दृष्टि से देखते हैं सुरक्षा विभाग को, खुफिया विभाग को और एलआई को। एलआई जो है, एलआई को अपराधियों से मिलकर रहना पड़ता है। अगर वो एलआई जो है अपराधियों से मिलकर नहीं, दूसरा तो ये कहेगा अरे ये तो फला उसके साथ बैठा था, बात कर रहा था। अगर एलआई अपराधी के साथ नहीं तो अपराधी की जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनको उनके बीच में रहना पड़ता है। अभी देखिए आप 5,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया दिल्ली में। अब ये 5,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया है दिल्ली में, तो ये किसी न किसी टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, टाइम इतना ही था मेरे पास। धन्यवाद आप लोग का आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ठीक है जी।